हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का। टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि रिवीजन क्लास होगा, क्योंकि हमने लेट पढ़ाना स्टार्ट किया है, इस वजह से डायरेक्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। ये रिवीजन क्लास आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें हम लोग नोट्स बहुत कम ही प्रिपेयर कर पाएंगे। जनरली हम नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे, या फिर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग प्रिपेयर कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख भी सकते हैं। लेकिन जनरली हम आज रिवीजन क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज बात करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चार्ज। चार्ज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेश। आवेश की अगर बात करें तो अभी तक इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बनी है। चार्ज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पर हम बात करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या पहले से एक्सेस हो जाए तो हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि यह चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन और एफिनिटी के बेस पर, एक्सेस और लॉस के बेस पर हम बात करते हैं कि क्या होता है, चार्ज होता है। जनरली अगर देखा जाए तो चार्ज को सबसे पहले लगभग 2500 ईयर्स एगो, कितने साल पहले, 25 ईयर्स एगो, एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स नाम था। बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, बड़े ही मजेदार किस्म के, मजाकिया किस्म के इंसान थे ये, बड़े ही मजेदार इंसान थे। इन्होंने सबसे पहले चार्ज को बताया था, डिस्कवर किया था, बट हम इनको इसका डिस्कवरर नहीं मानते। रीजन ये है कि इन्होंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया था। क्या किया था? डिटेल डिस्कशन नहीं किया था। इसके पहले ही इनकी आयु पूरी हो चुकी थी, ये डेथ कर गए और तेरही की पूरी खिला गए। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले बताया था कि चार्ज एक्चुअल में एक होता है, बट इनका नाम इन्होंने चार्ज नहीं रखा था। बताया था कि जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पेन को लेकर के ऐसे बाल में रब कर देते हैं, ऐसे रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद जब इसको डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के जाते हैं, या फिर जब इसको हम किसी पेपर पीस के पास लेकर के जाते हैं, तो इसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस बेस पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या हुआ होगा, क्या नेचर हुआ होगा, क्या चेंजिंग आई होगी कि रगड़े बिना जब रबिंग किए हम किसी डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के जा रहे थे तो इसके अंदर अट्रैक्ट या रिपल करने की टेंडेंसी नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही हमने रब कर दिया तो इसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई, अट्रैक्ट करने का गुण आ गया इसके अंदर। आखिर होता क्या होगा, है ना? तो जब भी हम इसको अपने हेयर के साथ रब कराते हैं, अपने बालों के साथ ऐसे तेजी से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण, रबिंग के कारण इन दोनों के बीच, हेयर और इसके बीच हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। और उसी हीट एनर्जी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से निकल करके हमारी बालों में चले जाते हैं, या फिर हमारे बालों से निकल करके इसमें चले आते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट या रिपल करने की टेंडेंसी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि देखो ना भाई, ये तो
चमत्कार हो गया, जादू हो गया कि इसको जैसे ही हमने रगड़ा, छोटे थे हम लोग, बचपन में थे, हम लोग ऐसे ही कहते थे, ऐसे रगड़ के डस्ट पार्टिकल के पास फटाक से ले जाते थे या अट्रैक्ट कर लेता था, तो हम इसको कहते थे जादू, मैजिक कहते थे। बट यहाँ हम लोग 10th क्लास में इतने भी बुद्धू नहीं है कि हम इसको मैजिक कहेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ये थेल्स नाम के साइंटिस्ट इसको सबसे पहले बताए थे, बट डिटेल डिस्कशन न करने के कारण हम लोग इनको डिस्कवरर इसका नहीं मानते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लगभग 1600 ईयर्स में, कब बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी इसी सन में स्टेब्लिश हुई थी, 1600 ईस्वी में। इस समय एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट आए, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट नाम था, GILBERT, जिनका नाम क्या था? विलियम गिलबर्ट था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो है ग्लास रॉड को लिया, ग्लास रॉड को सिल्क यार्न के साथ रगड़ा, इसी के साथ कैट लेदर को जो है किसके साथ? अंबर नाम के मटेरियल से रगड़ा। और इन्होंने कहा कि नहीं, जो थेल्स, जो इनके चाचा थे, पूर्वजों के चाचा रहे होंगे जो थे, उन्होंने जो बताया था कि एक्चुअल में ऐसा कॉन्सेप्ट होती है, ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसके कारण ये अट्रैक्ट या रिपल करने की प्रॉपर्टी रखने लगता है, एक्चुअल में उन्होंने सही बताया था। और इसके बारे में इन्होंने थेल्स की अधूरी कहानियों को गिलबर्ट साहब ने पूरा कर दिया। किसने? गिलबर्ट साहब ने उसका डिटेल डिस्कशन कर दिया। इस वजह से हम गिलबर्ट साहब को ही, विलियम गिलबर्ट साहब को ही, ये भी साइंटिस्ट ही थे, इंग्लैंड के थे, विलियम गिलबर्ट साहब को ही हम क्या कहते हैं कि यही जो है डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इन्हीं को मानते हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को नहीं, चार्ज को सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। लेकिन जब तक ये बताते कि ये दो टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तब तक इनका भी काल समय आ गया था, इनके भी डेथ का टाइम आ गया था, और ये भी जो है मर गए, और 13 दिन के बाद आराम से सबको पूरी खिला करके अपने जगह पर चले गए। इनका भी अभी पूरी कहानी नहीं हो पाई, बट फिर भी थेल्स चाचा के अकॉर्डिंग जो बताया था, इन्होंने इसको डिटेल डिस्कशन कर दिया, और इसके बाद ये चल बसे। उनके बाद जो है विलियम गिलबर्ट साहब के बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए। कौन आए? अमेरिकन साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो है 70-50 में आए थे। कितने में आए थे? 70-50, यानी कि 150 ईयर्स लेटर। किसके बाद आए थे? विलियम गिलबर्ट के लगभग 150 साल बाद जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, और इन्होंने बता दिया कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, और इसका नेमिंग इन्होंने कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात क्लियर है? अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में समझा क्या होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, बट चार्ज की डिफिनीशन हम लोगों ने नहीं देखा। चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चार्ज का डिफिनीशन ही नहीं जाने, कैसे कैसे कौन कौन इसको डिस्कवर किया, कौन कौन बताया कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरह से इसको डिस्कवर किया, कैसे कैसे प्रोड्यूस किया, इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। बट एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, इसी की बात हम लोगों ने नहीं की। तो हम कहते हैं चार्ज की डिफिनीशन कि अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर एटम के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज है। अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस या मटेरियल नेगेटिवली चार्ज होगा, और किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कौन सा होगा?
पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी पॉजिटिवली तब होगा जब किसी को डोनेट किया होगा तभी उसके पास कमी हुई होगी, यानी डोनर एटम पॉजिटिव होगा, और जिसने एक्सेप्ट किया होगा, जिसने एब्जॉर्ब किया होगा इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को जिसने अपने ऊपर लिया होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो डोनर को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और एक्सेप्टर को हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच, अगर दोनों प्लस हो या दोनों निगेटिव हो या दोनों एक पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? हम लोगों ने बात किया कि अगर दो चार्जेज हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इनके बीच जो फोर्स लगा हुआ है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने, कौन? कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूले का डिस्कशन किया, डिस्कवर किया, फार्मूले को एस्टेब्लिश किया, पब्लिश किया, जिसको हम लोग कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं कि कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया, एक फार्मूला बनाया कुलाम्स ने, जिसको हम लोग कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया चार्ज क्या होता है, चार्ज किसने बनाया, चार्ज को किसने खोजा था। सबसे पहले थेल्स ने डिटेल डिस्कशन नहीं किया। इसके बाद विलियम गिलबर्ट साहब आए। विलियम गिलबर्ट साहब ने तो डिटेल डिस्कशन किया बट बताया नहीं कि कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बता दिया उन्होंने बता दिया कि चार्ज दो तरह का होता है। किसने बता दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसको उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेज। पॉजिटिव उन्होंने उसको कहा जिस सब्सटेंस, जिस मटेरियल, जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया था उसको उन्होंने कह दिया नेगेटिवली चार्ज। अगर बात करते हैं रबिंग के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस किया गया था, तो रबिंग के थ्रू जब चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो मास में भी चेंजिंग आती है। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे जाता है, दूसरे से पहले पे आता है, तो मास में भी कुछ कमी आती है। बट वो मास में जो कमी आती है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इस वजह से हम उसको कभी इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कभी कभार वाइवा में पूछ दिया जाता है या कभी कभार ऑप्शनल में पूछ दिया जाता है कि क्या जब दो ऑब्जेक्ट को रब कराएंगे चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो क्या सब्सटेंस के ऊपर मास में भी एक्सचेंजिंग हुई होगी? तो कहते हैं हाँ, मास में कमी आती है। एक जो डोनर होता है उसके मास में कमी होती है, और जो एक्सेप्टर होता है उसके मास में इंक्रीजमेंट हो जाता है। बट वो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, इस वजह से हम उनको जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं। कुलाम्स लॉ की बात करने वाले हैं हम लोग, कुलाम्स चाचा की बात करने वाले हैं। कुलाम्स ने क्या लॉ बताया था? इन्होंने बताया था कि अगर दो चार्जेज है, जिसका नाम हम लोग चार्ज को Q1 और Q से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट कुलाम होता है। दो चार्जेज हैं, ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। ये हमने रख दिया दो चार्जेज और कह देते हैं कि ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कैलकुलेट करने के लिए कुलाम ने एक फार्मूला दिया, जिसको हम लोग कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बताया इन्होंने कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी कि चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। साथ ही साथ बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम।
कौन सा फोर्स? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम, इन दोनों चार्जेस की बात कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बताया? इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अगर इन दोनों, यानी इसका सेंस ये है कि अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज होगा, और अगर इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा वो बढ़ेगा, स्ट्रांग होता जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं जब इन दोनों को एक साथ इन्होंने मिलाया तो F प्रोपोर्शनल टू हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इसको लिख दिया एक कांस्टेंट K, जिसको इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? वेयर K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा इन्होंने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा। बात क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो हो K इक्वल टू 1 भी हो सकता है, K ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, K लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर K इक्वल टू 1 की बात करें तो ये केवल और केवल एयर या वैक्यूम के लिए होता है, और K ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो ये होता है मेटल के लिए, और अगर हम लोग K लेस देन 1 की बात करते हैं तो ये होता है नॉन मेटल के लिए। ठीक है, अब समझते हैं इस फार्मूले को हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -27। इसकी वैल्यू अभी कंफर्म नहीं होता, 8.85 इंटू 10 टू पावर समथिंग होता है, ध्यान नहीं आ रहा, बताएंगे फिर आपको। तो अगर इस टोटल की वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -11 होता है, समथिंग ध्यान नहीं आ रहा अभी कंफर्म, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कुछ छोड़ जान देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने बात किया कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हम बात कर रहे हैं, कभी से बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा? अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इनमें जो होगा रिपल्सन होगा। क्या होगा? अगर दोनों निगेटिव है तो इस कंडीशन में भी रिपल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। यानी सीधी बात हम लोगों ने कह दिया कि अगर लाइक चार्जेस है, किस तरह के चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस है, क्या है? अनलाइक चार्जेस है, तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अगर लाइक चार्जेस हो गए तो रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हो गए तो अट्रैक्शन होगा। बात क्लियर है? इसी को अगर हम लोग देखें कि अगर इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R कैप लिख सकते हैं, या फिर R वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो R वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर यहां पर R स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहां पर R कैप भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वेयर R कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर। क्या होता है? R कैप जो होता है वो बेटा यूनिट वेक्टर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब समझते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, अगर इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वांटीकरण के नाम से जानते हैं। और क्वांटीकरण को आप लोग समझे, क्वांटीकरण का मतलब कि कभी भी अगर किसी भी
पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नंबर ऑफ चार्ज जो होगा, जो नंबर ऑफ चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा, तो क्या कहेंगे? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हिंदी में क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल, इज द इंटीग्रल मल्टीपल of the elementary चार्ज। यानी कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज, इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल यानी n की वैल्यू जब भी होगा तो एक परफेक्ट नंबर होगा, कभी भी इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता किस फॉर्म में? n नॉट इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/7, इस तरह का कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ई का एक परफेक्ट मल्टीपल होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू जब भी होगी तो 1 2 3 0 1 2 3 4 होगा। बात क्लियर है? यानी कि n को कभी भी हम लोग 1/2, 1/3, 1/5, 1/9 इस फॉर्म में हम कभी भी लिख नहीं सकते। यानी कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन के, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज नहीं हो सकता। इसी को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है बेटा? चलिए फिर बात करते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ही बात में, कि अगर हम बात करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितने, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी कि चार्ज की जो वैल्यू दे रहा है वो Q की वैल्यू दे रहा है 1 कूलम, और N की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। फिर समझते हैं, फार्मूला हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, Q इक्वल टू NE, तो यहां से N इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का Q/E। Q की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10⁻19 और अपान 1.6, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या करते हैं, नीचे का हटा लेते हैं, तो 10/16 इंटू 10⁻18 और इंटू 10 कर लेते हैं। ये 19 था, एक 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25/4 इंटू 10⁻18, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 कैरी हुआ, पॉइंट बढ़ा करके 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज में जो होगा, 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इतनी होगी। बात क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटेंसिटी क्या होती है, इन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।